हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सिविल स्टाफ हिमाचल की यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अविनाश अग्रवाल एंड इन दिस वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द एसए पेपर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो मेंस एग्जामिनेशन है बोथ फॉर एचपीएएस एज वेल एज एनटी एलाइड एग्जामिनेशन, इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आपको अपनी तैयारी को इन द राइट डायरेक्शन आगे लेकर जाना चाहिए ताकि आप एसए के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपके साथ यही स्ट्रैटेजी, यही अप्रोच को डेवलप करने के अंदर आपकी मदद करें, आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे सच दैट यू आर इन अ पोजीशन टू टेक योर प्रिपरेशन अहेड इन द राइट डायरेक्शन एंड स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। दैट इज द एजेंडा दोस्तों। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। सो हम इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट और ऐसे का पेपर उस रिक्वायरमेंट में कहां पर फिट होता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द अप्रोच राइट टुवर्ड्स एसएस फॉर एचपीएएस एंड एनटी एलाइड एग्जामिनेशन की जो आपकी तैयारी होनी चाहिए, राइट वो तैयारी किस हिसाब से आपको करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं एसए के इन द एनटी एग्जामिनेशन क्या प्रकार के टॉपिक्स आए हैं, एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन के अंदर क्या प्रकार के टॉपिक्स आए, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। उससे हमारे को एक आइडिया मिलेगा कि आगे क्या प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं, राइट। एंड फाइनली देन हम डिस्कस करेंगे हमारा खुद का दैट इज सिविल स्टाफ हिमाचल का अप्रोच कि हम कैसे आपकी तैयारी के अंदर आपकी मदद कर रहे हैं, हाउ वी आर वर्किंग टू मेक यू एग्जाम रेडी। सो लेट अस स्टार्ट। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एटलीस्ट जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो जरूर जानता होगा, राइट, कि जो आपका हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके अंदर कंपलसरी पेपर्स है, उन कंपलसरी पेपर के अंदर जो एसए का पेपर दैट इज 100 मार्क का पेपर। ऑलराइट, अब दोस्तों ये जो एसए का पेपर है, जो 100 मार्क्स का पेपर है, दिस कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली, वेरी कन्वीनियंटली अगर आप जीएस 1 to 3 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं, राइट। सो जीएस 1 to 3 की प्रिपरेशन के अंदर से एसए का प्रिपरेशन हो जाता है और एसए की प्रिपरेशन की वजह से जो है जीएस 1 to 3 का प्रिपरेशन हो जाता है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गुड 700 मार्क्स ओवर हियर। जब हम एसए की तैयारी कर रहे हैं, जब हम 100 मार्क्स का एसए की तैयारी कर रहे हैं, तो एसेंशियली हम सिर्फ एसए की तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स की तैयारी कर रहे हैं जो जीएस 1 to 3 के अंदर रेलेवेंट हो सकते हैं। सो सपोज कर लीजिए कि हमने 10 से 15 टॉपिक या 15 से 20 टॉपिक ऐसे के तैयार करे, तो हमने 10 से 15 टॉपिक नहीं तैयार करे दोस्तों, हमने डेफिनेटली ऐसे की तो तैयारी करी ही करी, बट अगर वही प्रकार के क्वेश्चंस जीएस 1 2 या 3 में आ जाते हैं, राइट, उनमें से कुछ क्वेश्चंस भी अगर जीएस 1 2 3 में आ जाते हैं तो हम उनकी भी तैयारी कर रहे हैं। सो एसेंशियली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉट ऑफ मार्क्स ओवर हियर, राइट। डेफिनेटली आप इंटरव्यू स्टेज के ऊपर आप आगे जाएंगे, राइट, जाना चाहेंगे। जब इंटरव्यू स्टेज के ऊपर आगे जाना चाहेंगे तो आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी टू टॉक, आपकी एबिलिटी टू प्रेजेंट योर आइडियाज, आपकी एबिलिटी टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट, स्ट्रक्चर योर आर्ग्यूमेंट, इन सारी चीज़ों को चेक करा जाएगा। इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट होना चाहिए। वो सारा का सारा स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपका जो है ऐसे की प्रिपरेशन के अंदर तैयार होता है। तो मैं ये आपको गलत आइडिया नहीं देना चाहता हूँ कि ऐसे की प्रिपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि बाकी सारी चीज़ों को मतलब आप छोड़ दीजिए और खाली ऐसे की प्रिपरेशन करने लग जाइए। ये आइडिया मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको ये आइडिया ज़रूर देना चाहता हूँ कि ये प्रिपरेशन एटलीस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इस इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन को कोई भी और चीज़ के लिए ना छोड़े। कमिंग टू द एनटी एलाइड एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली इसका पैटर्न चेंज हुआ है और हमारे विशाल सर ने आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो भी करा है जिसके अंदर उन्होंने आपके साथ डिस्कस करा है, कई बार डिस्कस करा है कि इस बदले हुए पैटर्न को कैसे टैकल करना है। बट नेवरदलेस द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो ऐसे का पेपर पहले लिखा जाता था वो ऐसे का पेपर आज भी लिखा जाना है, राइट। पहले केवल इंग्लिश के अंदर लिखा जाना रहता था, अब आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, चाहो तो हिंदी मीडियम में लिख सकते हो। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, जो नायब तहसीलदार का एग्जाम देने लग रहे हैं, आपको भी ऐसे लिखना है दोस्तों, राइट। तो हमने ये देखा है, कई बार ये देखा है हमारे खुद के सर्कल्स के अंदर, हमने ये देखा है कि एक ही कैंडिडेट नायब तहसीलदार का भी मेंस लिख रहा है, एचपी का भी, जो एचएएस है उसका भी मेंस लिखने लग रहा है। सो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको ये जो एसए का पेपर है इसको आपको अच्छे से टैकल करना होगा ताकि बेस्ट पॉसिबल मार्क्स आप स्कोर कर सको। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस गोइंग अहेड कि हाउ वी कैन डू दैट। ऑलराइट, अब देखिए दोस्तों, एक मैं आपको सच बता देता हूं कि जो जितना भी स्टूडेंट है, राइट, जितना भी मतलब जितना भी स्टूडेंट है मार्केट के अंदर जो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने लग रहा है,
उसको हम बड़े आसानी से 3 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट दोस्तों, मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो इस कैटेगरी के अंदर है जिसको कोई आइडिया नहीं है रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग। उसने 10वीं के बाद कभी ऐसे लिखा नहीं है, 12वीं के बाद कभी ऐसे लिखा नहीं है, कॉलेज में कभी ऐसे लिखा नहीं है, राइट। जो 10वीं 12वीं में भी अगर ऐसे लिखा है तो वो क्या ही लिखा है, कैसा लिखा है, वो उसको याद नहीं है। जो अप्रोच है, जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटेजी है, जो टॉपिक्स है, जो सारी चीजें, वो उसको नहीं मालूम है दोस्तों, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेंस में जाता है वो ये कैटेगरी के अंदर रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके पास ज्यादा आइडिया नहीं है, राइट। थोड़े बहुत स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एक आध बार एग्जाम दे रखा है या कोई और एग्जाम दे रखा है, या जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक ठाक है, राइट, सो दे विल हैव सम लिटिल आइडियाज अबाउट ऐसे राइटिंग। लिटिल आइडिया का मतलब ये है कि हाँ चलो कैसे भी करके, कुछ भी करके वो 800-900 वर्ड जो है जोड़ लेंगे किसी टॉपिक के बारे में, राइट। वो आर्ग्यूमेंट सही रहेंगे क्या, स्ट्रक्चर्ड अच्छा रहेगा क्या, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन प्रॉपर रहेगा क्या, फैक्ट्स एंड फिगर्स रेलेवेंट रहेंगे क्या, कोट्स स्टोरीज पोएम्स एटसेट्रा उनके ऐसे के अंदर रहेंगे क्या, उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्या, उसकी कोई गारंटी नहीं, राइट। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहली कैटेगरी के अंदर है जिसके पास आइडिया नहीं है। तो अगर आप इस कैटेगरी में, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थोड़ी बहुत आइडिया है, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हो, डरने वाली बात नहीं है। गोल हम सबका ये होना चाहिए कि वी शुड हैव वेरी गुड आइडिया रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग। बहुत अच्छी आइडिया होनी चाहिए कि एग्जैक्टली एग्जाम हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कि एग्जाम आपसे क्या एक्सपेक्ट करने लग रही है, राइट। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारे नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि एग्जामिनर क्या चेक करने वाला है। वही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दैट हाउ शुड यू राइट सच दैट यू आर एबल टू फेच बेस्ट पॉसिबल मार्क्स एंड अकम्प्लिश योर गोल्स दोस्तों। और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये आइडिया रहती है कि अच्छी ऐसे राइटिंग का मतलब क्या है, या व्हाट इज द कंप्लीट आइडिया रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग सो दैट कि मार्क्स लाया जा सके। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि आज हमारे पास मान लीजिए 1-1.5 महीने का टाइम है, राइट। तो जो भी हमारे पास टाइम अवेलेबल है, उस टाइम के अंदर सबसे पहले तो हमारे को जो है इस सेकंड कैटेगरी के अंदर पहुंचना है, जहां पर हमारे पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ आइडिया रहनी चाहिए रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग। ये तो जो है दोस्तों मैं आपको आज ही अचीव करवा दूंगा। ये जो आपका ट्रांजिशन है यहां से यहां पहुंचने वाला, ये मैं आपका आज ही अचीव करवा दूंगा। ये वीडियो देखकर एक आध दो चार कोई भी मॉडल ऐसे पढ़ के आपके पास एक आइडिया आ जाएगा, राइट। बट मैं बड़ा ऑनेस्ट प्रकार का अप्रोच रखता हूँ, राइट। मैं ये नहीं बोलता हूँ बिल्कुल भी कि हाँ बस आप एक लेक्चर देख लीजिए आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, वो झूठ है दोस्तों, राइट। वो सिर्फ अपने लेक्चर्स को प्रमोट करने की टेक्निक है, जिससे मेरा फायदा शायद हो सकता है लेकिन आपका नहीं होगा। तो सिर्फ एक वीडियो देखकर या कुछ मॉडल ऐसे इसको पढ़कर दोस्तों आप सोचेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे, राइट। एंड सबसे बड़ा अच्छी बात क्या है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो 2-4 वीडियोस देख लेंगे, 2-4 एसेस पढ़ लेंगे, उनको लगता है कि उनकी तैयारी हो गई है, तैयारी उनकी हुई नहीं है। दे विल स्कोर इनसफिशिएंट मार्क्स, राइट। इट इज इनसफिशिएंट टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट। अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी के अंदर रह जाएंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप आज ही एक प्रकार से एक निश्चय कर लीजिए, आप एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए, यू रिमेन डिटरमाइंड कि आप इस कैटेगरी के अंदर नहीं रहेंगे जो 1-2 वीडियोस, 2-3 वीडियोस, 2-4 मॉडल ऐसे पढ़ के बोलेंगे कि हमारी तो तैयारी हो गई है, हमें बहुत अच्छी आइडिया मिल गई है ऐसे राइटिंग के, हम बहुत अच्छा ऐसे लिखने वाले हैं। आप इस प्रकार की गलतफहमी में मत रहना। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, जो कि मैं विश्वास करता हूं आप हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, राइट, आप सही ट्रैक पे जाना चाहते हैं, तो आपको सेकेंड कैटेगरी के अंदर रहना है। सेकेंड स्टेप को भी करना है कि हाँ जी ये वीडियो देख लिया, ठीक है, और भी देख लिए, हाँ जी मॉडल एसेज भी पढ़ लिए, बट उसके साथ हम करेंगे गाइडेड प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट दोस्तों। कोई भी चीज जो है कंसिस्टेंट एफर्ट से पाई जा सकती है। कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज, एब्सोल्युटली कोई भी चीज, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड नॉलेज, गुड पोजीशन, गुड रिस्पेक्ट कैन बी अचीव्ड वाया कंसिस्टेंट एफर्ट दोस्तों, ठीक है। तो गाइडेड प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सही होना जरूरी है, नहीं तो एफर्ट वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, एंड टाइम इज इक्वल्स टू मनी। मैं पैसे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम को समझता हूं, आप जानते हैं इन चीज को कि पैसा तो खो के वापस से कमाया जा सकता है, टाइम खोने के बाद वापस से कमाया भी नहीं जा सकता। यू डू नॉट गेट टाइम अगेन वंस यू लूज इट, राइट। सो गाइडेड एफर्ट, गाइडेड प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट एफर्ट, ये हमारे को चाहिए। और अगर आप ये करते हैं दोस्तों, गाइडेड प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, सो दैट इज सफिशिएंट टू स्कोर गुड मार्क्स। इट इज सफिशिएंट टू स्कोर बेटर मार्क्स देन व्हाट यू आर स्कोरिंग।
तो अगर आज आप मान लीजिए 30s या 40s या 50s के अंदर है, तो आप 40s 50s और 60s या 50s 60s और 65s की तरफ आप जाने का प्रयास कर सकते हैं वाया गाइडेड प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइडेड प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इस डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ सके। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल स्टैप हिमाचल के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स नहीं है, मैं चाहता हूं वो भी आगे बढ़े। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइडेड प्रैक्टिस इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि आप बिना घड़ी लगाए, बिना मोबाइल में टाइमर लगाए, आप केवल प्रैक्टिस करिए कुछ ऐसे के टॉपिक्स की। केवल प्रैक्टिस करिए, आप लगने दीजिए 2 घंटा लगता है, 2.5 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है, कोई बात नहीं। ओपन बुक प्रकार का टेस्ट रखना है, ओपन बुक प्रकार का टेस्ट, ठीक है। आप समझते ही होंगे ओपन बुक टेस्ट का मतलब। ओपन बुक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप सारे सोर्सेज को एक्सेस करिए, राइट। गूगल एक्सेस करिए, किताबें एक्सेस करिए, नोट्स एक्सेस करिए, ऐसे का टॉपिक लीजिए आप और इंट्रो बॉडी कंक्लूजन बनाकर एक ऐसे को स्टिच टुगेदर करने का प्रयास कीजिए, राइट। फर्क नहीं पड़ता कि आज कितना टाइम लग रहा है, ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आप टाइम्ड मॉक लगाइए। टाइम्ड मॉक का मतलब ये है कि फिर आप अपने आप पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि चलिए ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिन टॉपिक्स के बारे में मेरे को आइडिया है, अब क्या मैं वही टॉपिक्स को एक टाइमलाइन के अंदर, एक टाइम लिमिट के अंदर क्या उन टॉपिक्स को पूरा कर सकता हूं। वो हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेज। उसके बाद ये स्टेज के ऊपर एक बार कंफर्ट आ गई, अपने 2-3 ऐसे लिख लिए इस प्रकार से, ज्यादा नहीं, 2-3 ऐसे आपने लिख लिए अलग अलग प्रकार के। उसके बाद आप अननोन टॉपिक्स को जो है विद इन टाइम लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आप अगर आप अपनाएंगे ना, तो आप अच्छा करेंगे। नॉर्मली क्या करता है स्टूडेंट, सीधा ऐसे का टॉपिक लेकर बैठ जाता है डे 1 के ऊपर और सोचता है कि वो ऐसे लिखेगा। कैसे लिखेगा, कहां से लिखेगा, क्या लिखेगा, आता ही नहीं है, टेक्निक नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, सोचा नहीं है, तैयार नहीं है। तो वो बेवकूफी है दोस्तों। डायरेक्टली जो है सीधा एग्जाम प्रकार का माहौल अपने ऊपर बना लेना और सीधा एग्जाम लिखने की कोशिश करना बेवकूफी है। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। तो पहला अप्रोच ये है कि आप जो है सबसे पहले तो ओपन बुक टेस्ट अपना रखवाइए। सेकेंड, आप जो है अपना ओपन बुक हटा दीजिए, टाइम लगाइए, रेलेवेंट और नोन टॉपिक्स को आप लिखने की कोशिश करिए, जो टॉपिक्स आप जानते हैं ऑलरेडी, राइट। जो टॉपिक्स आपके पुराने पढ़े हुए टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स, वो प्रकार का टॉपिक उठाइए। और तीसरे स्टेज के अंदर आप जो है टाइम भी लगाइए और अननोन टॉपिक भी उठाइए, राइट। तो ये प्रकार का जो अप्रोच अगर आप लेंगे तो आप इन द राइट डायरेक्शन आगे बढ़ते चलेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फिर क्या हो जाता है ना दोस्तों, ये होता है कि आप ये अंडरस्टैंड करिए कि अपनी लिखी हुई चीज तो अपने को अच्छी ही लगेगी, अपना बनाया हुआ डिश भी अपने को अच्छा लगेगा, राइट। हमारे महाराष्ट्र के अंदर अपनी बनाई हुई रंगोली भी आपको अच्छी लगेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो अपना बनाया हुआ ऐसे भी आपको अच्छा ही लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको आपका ऐसे कैसा लग रहा है इज इरेलेवेंट। किसी रिव्यूअर को, किसी एग्जामिनर को, राइट, किसी सीनियर को आपका ऐसे पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है, वो फीडबैक लेना, उस फीडबैक को अंडरस्टैंड करना, उस फीडबैक को अंडरस्टैंड करके अपने ऐसे को इंप्रूव करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो स्टेप नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा ना दोस्तों कि हम लिखकर तो आएंगे ऐसे, लेकिन उसके अंदर जो शार्पनेस होनी चाहिए, जो उसके अंदर सुंदरता होनी चाहिए, जो उसके अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, राइट, जो उसके अंदर मार्क्स खींचने की ताकत होनी चाहिए, शायद वो कहीं ना कहीं कम रह जाएगी। तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि आप मार्क्स स्कोर नहीं करोगे, मार्क्स आप स्कोर करोगे इतनी मेहनत करने के बाद, लेकिन जो और ज्यादा बेहतर आप मार्क्स स्कोर कर पाते हो या कर पाओगे, वो स्टेज लाने के लिए प्रॉपर रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है। कि इंट्रो बराबर था क्या, नहीं था, क्यों नहीं था, बॉडी जो थी ऐसे की वो बराबर थी क्या, नहीं थी, क्यों नहीं थी, कंक्लूजन बराबर था क्या, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, ठीक है। ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन बराबर था, इसके अंदर और ज्यादा वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा 5, 7, 10 मार्क्स जो है हम खींच के लेकर आने की कोशिश करें, तो वो कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना बेहद ज्यादा जरूरी है, बेहद ज्यादा जरूरी है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप स्टेज 1 को आप करना चाहते हैं, राइट। स्टेज 1 की बात करते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप सोचेंगे कि टॉपिक्स कहां से लाएं। तो मैं आपको टॉपिक्स आज देने वाला हूं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूं, बहुत सारे, ठीक है, फ्रॉम वेरियस ईयर्स, इन दोनों एग्जामिनेशंस के एचपीएस एज वेल एज एनटी अलाइड के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं। तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और एक ओपन बुक प्रकार का टेस्ट कर दीजिए कि आपने टॉपिक उठा लीजिए, गूगल उठा लीजिए, पेन और पेपर उठा लीजिए और बना लीजिए ऐसे।
और करते करते सोचिए कि चलिए ठीक है, अभी तो ये टॉपिक्स वापस से रिपीट होने के चांसेस कम है, तो आज के हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स कौन से हैं, अभी प्रेजेंट टाइम के हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स कौन से हैं, करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए, अभी के इश्यूज को ध्यान में रखते हुए हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स कौन से, आप सोचिए, आप एंटीसिपेट करने की कोशिश करिए। ये वर्ड एंटीसिपेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि अब जैसे आपने क्रिकेट अगर देखा है तो फील्डर तैयार खड़ा रहता है इस प्रकार से हाथ करके कि बॉल आएगी तो कैच कर लूंगा या कर लूंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रेडीनेस है, रेडीनेस है, आप सोच रहे कि हाँ बॉल मेरी तरफ आएगा मैं कैच कर लूंगा, बॉल मेरी तरफ आएगा मैं कैच कर लूंगा। आप ऐसा नहीं है कि बॉल आपकी तरफ आएगा फिर आप सोचोगे कैच करने के बारे में, नहीं, आप सोच रहे हो कि बॉल आएगा और मैं कैच कर लूंगा, दैट इज एंटीसिपेशन, दैट मीन्स दैट यू आर रेडी, दैट मीन्स दैट यू आर रेडी। तो ये चीज आपको सोचनी है कि कोई टॉपिक आपने कम अक्रॉस करा, कोई आर्टिकल आपने कम अक्रॉस करा, तो आपको सोचना है कि क्या ये ऐसे के अंदर आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो चलो मैं इसको तैयार कर लेता हूं या मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। क्या ये टॉपिक आ सकता है, चलो मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। आपको कोई भी सहारे की जरूरत नहीं है, आपको कोई सपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग को एक्टिव करने के लिए। और जो बच्चा दिमाग को एक्टिव करेगा वही आगे बढ़ेगा, राइट? तो अपने दिमाग को जरूर एक्टिव करिए कि हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक क्या है आज के दिन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है ताकि उनकी तैयारी करके रखा जा सके, ताकि एग्जाम के अंदर अगर वो टॉपिक आए तो आप झट से जो है आंसर लिख सको दोस्तों, राइट? इस अप्रोच को अपनाने से फायदा क्या होगा कि पहली बात तो इस अप्रोच में एक ऑथेंटिसिटी रहेगी, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं, राइट? आप ऐसी कोई भी अनशंट क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल कर रहे, तो वो ऑथेंटिक है। एसोसिएशन ने या काउंसिल ने या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो हमारा काउंसिल है, राइट, या हमारी कमीशन है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ऑथेंटिसिटी है। और हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने का फायदा क्या है कि एक रेलेवेंस आ जाती है। क्योंकि देखिए आज से 4 साल पुराना टॉपिक एग्जैक्टली रिपीट हो जाए चांसेस आर वेरी लेस, लेकिन उसी टॉपिक जैसा कोई टॉपिक आपके सामने आ जाए चांसेस आर वेरी हाई। तो ऑथेंटिसिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है, रेलेवेंस आपके आइडेंटिफाई करे गए करंट हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स की है। दोनों को अगर आप मिक्स करके लेकर चलोगे तो आप बहुत सही डायरेक्शन के अंदर आगे चलोगे, राइट? तो जो अपना फर्स्ट स्टेज है जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर हम जस्ट फैमिलियर हो रहे हैं कि ऐसे लिखना कैसे है, उसके अंदर हमारे को ये अप्रोच लेना है। और अब हमेशा याद रखना कि बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड करना कोई भी स्टेज के ऊपर, कि ऐसा नहीं कि 10 घंटे लगा दिए हमने एक ऐसे बनाने के अंदर, आप उसको फिनिश करिए 2-2.5 घंटे के अंदर। ये हमारा आपको एक सजेशन है कि आपका टाइम बहुत ही कीमती, उस टाइम को वेस्ट मत करिएगा परफेक्शन के पीछे भागने के लिए। अबव एवरेज लेवल के ऊपर गेम तक हमारे को पहुंचना है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जहां पर आपने मान लीजिए कि 4-5 इस प्रकार के आपने प्रैक्टिस मॉक्स कर लिए, राइट? ओपन बुक प्रकार के आपने एसेज बना लिए, 4-5 आपने बना लिए, राइट? उसके बाद आप बंद कर दीजिए। ऐसे नहीं कि 40-50 ओपन बुक एसेज आप बनाने लग रहे हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट इज इररेलेवेंट एंड इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। और भी तो बहुत सारी चीजें करनी है ना। तो मान लीजिए आपने 4-5 अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स तैयार कर ली, कोई इकोनॉमी से, कोई पॉलिटी से, कल्चर से, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे आपने कर लिए, राइट? उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, जो है टाइम्ड मॉक्स का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। इस स्टेज के ऊपर जो भी आपने प्रीवियस लर्निंग्स ली है, राइट, आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि इंट्रो कैसे लिखा जाना चाहिए, बॉडी कैसे लिखी जानी चाहिए, कंक्लूजन कैसे लिखे जाने चाहिए, क्या प्रकार के फैक्ट्स होने चाहिए, क्या प्रकार के फिगर्स होने चाहिए, ये सारी चीजों को आपने समझा है। इसको अब आपको एक टाइम लिमिट के विद इन जो है अपने आप को करके दिखाना है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन, राइट? ये एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन है, एग्जाम लाइक कंडीशंस को अब आप फेस कर रहे हैं। तो rather than face exam like conditions on day 1, which is today, let us say, it's not required. Let us face exam like situations, let us say 10 days down the line, right? And by that time हमने 4-5 प्रैक्टिस मॉक्स इस प्रकार से डेवलप कर दिए हैं, राइट? तो एग्जाम सिमुलेशन जब आप करेंगे, यानी कि टाइम्ड तरीके से जब आप टॉपिक्स को हैंडल करेंगे एंड खासकर अननोन टॉपिक्स को जब आप हैंडल करेंगे, देन यू विल बी इन द राइट डायरेक्शन दोस्तों। एंड डेफिनेटली यू हैव टू, वंस योर एसे इज डन, जो कि ओपन बुक वाला ऐसे नहीं, एक विद इन टाइम लिमिट लिखा हुआ है ऐसे, एक अननोन टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ ऐसे जो है, उसको आप किसी को चेक करने को देंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपकी क्या एरर्स है,
उन एरर्स को आपको अंडरस्टैंड एंड रेक्टिफाई करना है। जो भी सामने वाला एक्सपर्ट आपको बताता है कि भैया ऐसे मत करो मैडम, ऐसे मत करो मैडम, ऐसे करो, तो वो डूज एंड डोंट्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फिर वो गलतियां एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए, एंड तब जाकर आप सो फार एज ऐसे इज कंसर्न आप एग्जाम रेडी होते हैं दोस्तों, राइट। सो माय सजेशन टू यू विल बी दैट जब इस लेक्चर के अंदर आगे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ साथ में थोड़े से हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स भी बताऊंगा कि जो आज के टाइम के ऊपर इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम के हिसाब से डिस्कस करे जा सकते हैं, राइट। सो आप उन टॉपिक्स को ध्यान में रखकर एटलीस्ट 4-5 अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स या आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से टॉपिक्स आप चुनिएगा और उनको तैयार करिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे के पेपर में बहुत चॉइस रहती है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई कमजोर टॉपिक जो आपको नहीं अच्छा लगता उसके ऊपर जबरदस्ती ऐसे लिखना ही पड़ेगा, चॉइस रहता है। तो आप डेफिनेटली अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा, ताकि वहां पर से अगर कोई टॉपिक निकल कर आ जाए तो आप बहुत लंबा छक्का मारो। तो अगर आपको पॉलिटी गवर्नेंस पसंद है तो उसके टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार करके जाइए, दूसरों को भी करके जाइएगा, बट पॉलिटी गवर्नेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना। सोसाइटी पसंद है, सोसाइटी के टॉपिक्स को तैयार करके जाइए। टेक्नोलॉजी पसंद है, टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को तैयार करके जाइए, बहुत सारे टॉपिक्स को। इकोनॉमी पसंद है, इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक्स को तैयार करके जाइए। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये सारी चीजें मैंने आपको ओके करवाई है, अप्रोच बताया है कि आपको जो है इस स्टेज में से निकलकर इस स्टेज में पहुंचना है जो कि आप ऑलरेडी पहुंच रहे हैं, और इस स्टेज में से निकलकर आपको इस स्टेज में पहुंचना है जो कि आप पहुंचेंगे। इन सारी चीजों के अंदर हम आपके साथ चलेंगे दोस्तों। कैसे हम आपके साथ चलेंगे कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने हमारा कोर्स बना रखा है, राइट। अगर आपको उस कोर्स की वैल्यू समझ में आती है, उस कोर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सारा का सारा डिस्कशन उस कोर्स के अंदर ऑलरेडी हमने दे रखा है, राइट। मतलब सारी की सारी चीजें रेडीमेड आपके लिए रख रखी है, राइट। कि पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, आगे क्या क्या प्रकार के टॉपिक्स आ सकते हैं उनका डिस्कशन, ये सारी चीजें जो है रफली उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उस कोर्स के अंदर। एंड उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज चलती है, राइट, वो टेस्ट सीरीज हमें मौका देती है कि एक टाइम लिमिट के विद इन एग्जाम लाइक सिचुएशन के अंदर हम लिखें और अपनी कॉपीज को इवेल्युएट करवाएं और इवेल्युएट करके समझें कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जाने लग रहा है। दैट इज अ काइंड ऑफ अप्रोच जो कि लेना जरूरी है, राइट, विच यू कैन टेक थ्रू द कोर्स, थ्रू द टेस्ट सीरीज दोस्तों, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चाहे कोई भी हो, राइट, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक्स आपको समझ में आने चाहिए कि क्या प्रकार के पूछे गए और क्या प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो अगला हमारा स्टेज वो है डिस्कशन का, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स और आगे आने वाले टॉपिक्स क्या हो सकते हैं वो बताऊंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि ये 2017 का एंटी मेन एग्जामिनेशन का टॉपिक है, राइट। आप सारे टॉपिक्स को रीड करिए, राइट। आप सबसे पहले ये 5वें टॉपिक को डिस्कस करिए, पॉल्यूशन एंड इकोसिस्टम दोस्तों, राइट। पॉल्यूशन एंड इकोसिस्टम आपको 1000 वर्ड लिखने। तो आप इस टॉपिक को आज भी इतना ही रेलेवेंट है ये टॉपिक जितना ये 2017 के अंदर था, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है, पॉल्यूशन एंड इकोसिस्टम, राइट। इसको शायद थोड़ा सा अलग प्रकार से आज बोला जा सकता है, मे बी एयर पॉल्यूशन या मे बी वाटर पॉल्यूशन के बारे में ज्यादा बात करी जा सकती है, या मे बी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक टॉपिक बन सकता है इसी से रिलेटेड टॉपिक। तो अगर आप इन थीम्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, इन थीम्स के लिए अगर आप तैयार हो जाते हैं, राइट, कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करने लग रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करने लग रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे रोका जाए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने के मेजर कारण क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अगेंस्ट क्या प्रकार की पॉलिसीज बनाई गई है। अगर आप इस प्रकार के ये वाले टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे आइडियाज अभी थ्रो करने वाला हूं इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स, और उन सारे आइडियाज को अगर आपने कैच कर लिया सो यू विल बी इन द परफेक्टली राइट डायरेक्शन दोस्तों, राइट। तो ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट मुद्दा है दोस्तों। इसी के साथ एक एसोसिएटेड मुद्दा है क्लीन एनर्जी का मुद्दा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्लीन एनर्जी यानी कि जो रिन्यूएबल प्रकार की एनर्जी है लेटस से, राइट। तो क्लीन एनर्जी के अंदर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू गो टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, राइट। तो उसके बारे में आप तैयारी करके रखिए। और तैयारी मतलब कोई बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, हर चीज बहुत आसानी से मिलती है, सिर्फ हमें मालूम होना चाहिए कि
क्या गैदर करना है, एंड लिमिटेड तैयारी करिएगा दोस्तों। टॉपिक्स में बहुत सारे बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक के ऊपर 10-10, 15-15, 20-20 हजार वर्ड तैयार कर रहे हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1000 वर्ड होने चाहिए, क्योंकि लिखने ही उतने हैं तो उससे ज्यादा लेने ही क्यों। दैट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। अब जैसे 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, आर वी ऑन द वर्ज ऑफ अ ग्लोबल वॉर। वो टाइम पे शायद अमेरिका और चाइना के बीच में जो है एक थोड़ा सा गहमा गहमी का माहौल होगा, अमेरिका नॉर्थ कोरिया के बीच में, अमेरिका ईरान के बीच में गहमा गहमी का माहौल होगा। अब अगर आप इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज की सिचुएशन को देखते हैं, तो जो अमेरिका और रशिया के बीच में जो टेंशन है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है, जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन है, जो एक कोल्ड वॉर प्रकार की सिचुएशन चलने लग रही है कि कोई भी नेशन, मतलब एटलीस्ट जो मेजर नेशंस, लेटर से बड़े नेशंस है, जैसे आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ये आपस में लड़ नहीं रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लड़ रहे, बट एक कोल्ड वॉर प्रकार की सिचुएशन चलने लग रही है, जहां पर बहुत ज्यादा तेज इंटेंस कंपटीशन है। अब जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटेंस कंपटीशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेंस कंपटीशन है, राइट। तो ये जो कोल्ड वॉर प्रकार की सिचुएशन हमारे दुनिया के अंदर जो आज एग्जिस्ट करने लग रही है, आप उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे ना, सो यू विल बी इन द राइट डायरेक्शन। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वाई? बिकॉज अगर वो टॉपिक आ जाता है तो आप उसको हैंडल कर जाएंगे। तो आप उसको कैसे तैयार करेंगे कि आज जो कोल्ड वॉर प्रकार की सिचुएशन अगर है, तो कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं वो है, मतलब हाउ कैन यू प्रूव दैट, ओके ठीक है, देखो ये एविडेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, जो कि प्रूव करता है कि काफी इंटेंस कंपटीशन है मेजर नेशंस के बीच में, फॉर रिसोर्स, फॉर एडवांसमेंट, फॉर सुप्रीमेसी, फॉर हेगेमोनी, राइट। तो वो आप प्रूव कर दीजिए। फिर आपको ये प्रूव करना आना चाहिए कि ये डेट्रीमेंटल है, राइट, ये खराब है, ये ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, ये अर्थ के लिए खराब है। और उसके बाद आपको कुछ सुझाव देने आने चाहिए कि क्या प्रकार के स्टेप्स लिए जा चुके हैं ऑलरेडी, और आगे क्या प्रकार के स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ताकि ये प्रकार की सिचुएशन को हम डिफ्यूज कर सके दोस्तों, राइट। बिकॉज वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ प्रोवोकेशन। हमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का साइबर वॉर नहीं चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए ये प्रकार का। सो ये है प्लेस ऑफ विमेन इन प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी। ये टॉपिक को आपको तैयार करके रखना चाहिए, ये सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक है, ये कोई भी ईयर के अंदर वापस से पूछा जा सकता है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये जो प्लेस ऑफ विमेन इन प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी 2017 का, चाहे आप एचएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं एचएएस के एग्जाम के अंदर भी आपको दिखा दूंगा कि प्लेस ऑफ वुमन बार बार में पूछा है, बार बार में पूछा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बार बार पूछा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज नॉट एज इफ कि ये एंटी मेन एग्जामिनेशन का अगर ऐसे का डिस्कशन चल रहा है तो वो जो है एचएएस के लिए इररेलेवेंट है। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि सेम चीज रेलेवेंट है, राइट। रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, राइट, कि मीडिया सोसाइटी में क्या रोल प्ले करने लग रहा है, आज भी रेलेवेंट है। आपको कुछ और नहीं तैयार करना है, आपको कुछ नहीं सोचना कि इसके अलावा क्या आ सकता है या इससे रिलेटेड क्या आ सकता है, यही आएगा डायरेक्ट, इसी प्रकार का सीधा सीधा यही वापस उठ के आएगा, जहां पर आपकी करी गई तैयारी जो है वो काम आएगी, राइट। अब जैसे ये पहला टॉपिक है, इंडिया शाइनिंग अ मिथ और रियलिटी। ये टॉपिक बेसिकली क्या बोल रहा है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इंडिया के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है कि नहीं है। अब जैसे आप जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव चलने लग रहा है, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस चलने लग रहा है। तो आपको ये टॉपिक को ध्यान में रखते हुए तैयारी इस प्रकार से करनी चाहिए कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर व्हाट आर आवर अचीवमेंट्स, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस, व्हाट इज आवर फेलियर एंड हाउ कैन वी ओवरकम आवर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, हाउ कैन वी रेक्टिफाई आवर फेलियर्स। ये तैयारी आपको करनी है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो कि पूछा जा सकता है। अब 2018 का पेपर देखिए। अब 2018 के एनटी के पेपर के अंदर मेनेस ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करी गई है, रेलेवेंट टॉपिक है, आज भी आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, मेनेस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद जो है आप चाइल्ड लेबर इन इंडिया एन अनअवॉइडेबल डायलेमा, ये भी टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड टॉपिक जो आप तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके एचपी के अंदर अपने एचएएस के अंदर भी आता है, वो ये है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जो इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है, उसको हम कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज करें हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, राइट। इसी से रिलेटेड टॉपिक है वो। तो अगर आप जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला टॉपिक है कि हम हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलप करने के अंदर क्यों फेल हो रहे हैं, हमारे को डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों नहीं मिलने लग रहा है, क्या स्टेप लेनी चाहिए ताकि उसको हम अचीव कर सके, वो अगर आप तैयार कर लेते हैं, उसके साथ साथ आपका ये चाइल्ड लेबर इन इंडिया का टॉपिक अपने आप तैयार होएगा, राइट। तो आप ये दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं।
राइट टू प्राइवेसी, इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी। चांसेस कम है अब इस टॉपिक के आपको वापस से पूछे जाने के डायरेक्टली, राइट। तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ के रखिए, बिकॉज ये रेलेवेंट टॉपिक है। अभी हाल फिलहाल के अंदर भी करंट अफेयर्स के अंदर राइट टू प्राइवेसी जो है डिस्कस होने लग जाता है, राइट। सो यू शुड प्रिपेयर दिस टॉपिक, ठीक है। अब वो टाइम पे कैसा था कि ऑनलाइन गेम्स जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही थी, वो प्रकार के गेम्स का प्रचलन बहुत ज्यादा था। अब तो खैर वो नहीं है, तो ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आने वाला है, राइट। लेकिन आप जरूर तैयार करके रखिएगा, और आप देखेंगे एचएएस के अंदर भी एक टॉपिक आया है कि जो ये जो एडिक्शन टू टेक्नोलॉजी है, जो एडिक्शन टू सोशल मीडिया है, जो एडिक्शन टू मोबाइल फोन है, जो एडिक्शन टू स्क्रीन है, राइट, उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लग रहा है। आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करके जाइएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, राइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लेसिंग और कर्स फॉर द सोसाइटी, वेरी रेलेवेंट। आप सीधा का सीधा ये टॉपिक तैयार करके जाइए, बहुत अच्छा चांस है यही टॉपिक किसी और फॉर्म के अंदर आपको पूछ ले, राइट। अब इसे जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको अलग ही टॉपिक पूछे, वो ये सेम टॉपिक को थोड़ा सा अलग एंगल से पूछ सकता है, तो आपकी करी हुई तैयारी आपके काम आएगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वापस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं तो आप लोगों को इतने टॉपिक्स लिखवा दूंगा कि आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन आपको वो टॉपिक्स तैयार करने हैं जिसके अंदर आपको स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि हाँ यार ये मैं लिख सकता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, राइट, तो आपको शायद ये इंडिया शाइनिंग वाला जो मैंने आपको एक आइडिया दिया था वो आपको ज्यादा पसंद आएगा, मान लीजिए, राइट। आप सोसाइटी के एंगल से स्ट्रांग हो, सोशलॉजी वगैरह के एंगल से स्ट्रांग हो, तो आपको शायद प्लेस ऑफ वुमन या फिर जो चाइल्ड लेबर है वो चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी, राइट। अगर आप थोड़ा सा टेक साइड पे जाते हैं, थोड़ा टेक साइड के ऊपर आप ज्यादा है, तो आपको शायद ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाला टॉपिक समझ में आएगा। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना है, ये चीज आप जरूर याद में रखिएगा। डू नॉट फील दैट कि अरे मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे मत सोचिएगा। मूविंग अहेड, आप एचपी के देख लीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, जो एचपीएस का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसके अंदर इकोनॉमी में बहुत सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं, राइट। वो बहुत सारे टॉपिक्स कौन से हैं आप देख सकते हैं। फार्म लोन के बारे में है, अग्रेरियन डिस्ट्रेस के बारे में है, तो 2 बार आपने एग्रीकल्चर के बारे में ही देख लिया टॉपिक है। उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहा है, ई कॉमर्स के बारे में पूछ रहा है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी sans सोशल जस्टिस इज इनएडमिसिबल, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इनएडमिसिबल है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर के अगर आप यही टॉपिक्स को तैयार कर जाते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, इश्यूज है, कैसे उन्हें टैकल करना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के सामने क्या इश्यूज है, उन्हें कैसे टैकल करना चाहिए, स्टार्टअप्स के सामने क्या इश्यूज है, क्या पोटेंशियल है, उसे कैसे टैकल करना चाहिए, उसे कैसे ग्रो करवाना चाहिए, राइट। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे करवानी चाहिए, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक है ये बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है कि ग्रोथ तो हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन बहुत छोटे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास है, बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास नहीं है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया के अंदर कैसे लाई जाए। तो अगर आप यही 4 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर जाते हो, राइट, तो कोई भी और भी अगर कोई टॉपिक आ जाता है ना आपके सामने, तो फिर भी आप उसको बेहतर ढंग से टैकल कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के भी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आए हैं, और आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेशन के साथ आए हैं, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती है, पार्लियामेंट में अटेंडेंस नहीं होती है, ये हॉट टॉपिक है। अब भी मोदी जी बोल के हटे हैं, राइट, कि एमपीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे देखिए, कमिटी के अंदर मीटिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे देखिए, राइट। ड्रॉबैक इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नीड फॉर रिफॉर्म। तो जो अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका स्ट्रांग है तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेस विजावी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी जो आपकी होनी चाहिए, राइट, उनके बीच में एक प्रकार का जो बैलेंस ट्राई करना है उसके बारे में बात करी गई है। अब आप देख सकते हैं कि एनटी के अंदर आपको राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछा था, राइट, और एचपी के अंदर ये एचपीएस के अंदर आपको इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेस या विजावी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा है। तो ये एक ब्रॉडर टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसको तैयार करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जीएस में भी हेल्प करेगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अच्छा टॉपिक है, जीएस से सीधा लिंक्ड टॉपिक है। कश्मीर अ बोन ऑफ कंटेंशन बड़ा नैरो टॉपिक हो जाता है, राइट। माइनॉरिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया बड़ा नैरो टॉपिक हो जाता है, राइट। तो इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ओके, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करिए तो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात नहीं करी है, तो क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स एक ऐसे का टॉपिक बन सकता है। आपको सोचना है इसके बारे में कि क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स एक ऐसे का टॉपिक बन सकता है, ठीक है। उसके साथ अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर अब क्या बात नहीं करी गई है,
तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा वेलफेयर स्टेट है, राइट, वेलफेयर स्टेट, इंडिया की गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट इंडिया का कैसा परफॉर्म कर रहा है वो अभी तक नहीं पूछा गया है, राइट। तो क्या वेलफेयर स्टेट एक टॉपिक बन सकता है, ये आपको सोचना है कि आर वी अ सक्सेसफुल वेलफेयर स्टेट, आर वी एबल टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, इज यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल, क्या ये इशू बन सकता है, क्योंकि इस प्रकार का इशू इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या ये प्रकार का इशू हमारे सामने आ सकता है, राइट। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको सोचने की कोशिश करनी है। सोसाइटल इश्यूज के बारे में बात करो तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करी गई है, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद एजिंग पॉपुलेशन, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उसके बारे में बात करी गई कि उनके इश्यूज को कैसे टैकल करवाया जाए। उसके बाद इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड रिसीडिंग रिलेशंस के बारे में बात करी गई कि देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन आपसी रिलेशंस कमजोर पड़ने लग रहे हैं, राइट। ऑनर किलिंग के बारे में 2018 के अंदर पूछा है। पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम 2019 के अंदर पूछा है। इंक्रीजिंग इनटॉलरेंस इन सोसाइटी कॉजेज एंड रेमेडीज 2020 के अंदर पूछा है, राइट। अब देखिए इसके अंदर से टॉपिक आज भी कौन सा रेलेवेंट है, राइट, पॉवर्टी वाला टॉपिक आज भी रेलेवेंट है, राइट, आप इस टॉपिक पे स्टार लगा दीजिए, राइट। उसके अलावा जो एल्डरली वाला टॉपिक है वो आज भी रेलेवेंट है, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा दीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक आज भी रेलेवेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा दीजिए, राइट। तो ये वाले जो टॉपिक्स है, एटलीस्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये वाले टॉपिक्स को आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से तैयार करके पहुंचिए, ठीक है। और अब बार बार में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो सोसाइटल इश्यूज है तो उसके अंदर जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माइनॉरिटीज में भी वल्नरेबल, राइट, दोज हु आर पुअर में भी वल्नरेबल, विमेन में भी वल्नरेबल, एल्डरली में भी वल्नरेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दिया गया है सोसाइटल इश्यूज के अंदर। तो ऐसा कौन सा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके बारे में अभी तक पूछा नहीं गया है और आगे शायद पूछा जा सकता है, राइट। तो शायद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में अभी तक डायरेक्टली कुछ पूछा नहीं गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट बैकग्राउंड, उसके बारे में अभी तक इस बात नहीं करी गई है। तो क्या हमें अगर थोड़ी सी आइडिया हम डेवलप कर रहे थे रिगार्डिंग द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ SC/ST या द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ OBCs या द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ EWS, राइट, तो उसके बारे में अच्छा हो जाएगा। अब जैसे बहुत सारे स्टेट्स है वो रिजर्वेशन दे रहे हैं जॉब्स वगैरह के अंदर, राइट, लोकल लेवल पे जॉब्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो लोकल एरिया के अंदर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्यों जॉब्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, उसके बारे में हम तैयारी कर लेते तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है ना दोस्तों, और बहुत हॉट टॉपिक है। आप देखिए बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, तो अगर आप उसके बारे में तैयार हो जाते तो यू विल बी इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के कई सारे टॉपिक्स देखने को मिले हैं। एवरी ईयर के अंदर हमारे को एक टॉपिक देखने को मिल रहा है रिसेंट टाइम्स में कि अब जैसे इंडिया का क्या रोल है कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत रेलेवेंट है, आज भी रेलेवेंट है ये टॉपिक। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है, इंडिया पाक के रिलेशनशिप के बारे में बात करी गई है, एक्टिव टसल बिटवीन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड एंड नेटिव रिवाइवलिज्म के बारे में बात करी गई है। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें से अगर मैं आपको चुन के बताऊं कि कौन सा आज भी रेलेवेंट है, तो मैं तो बोलता हूँ ये 2020 वाला जो टॉपिक है ना ये आज भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि इसकी आप जो भी तैयारी करोगे वो आपको सब जगह काम आएगी। उसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में मेरे को बात करनी है आज के दिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चाइना, राइट। क्योंकि चाइना के अंदर क्या हुआ है कि जो हमारे शी जिनपिंग है, राइट, उन्हें एक हिस्टोरिकल थर्ड टर्म दे दिया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, और शायद ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने फुल लाइफ तक चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे। दैट इज अनप्रेसिडेंटेड इन रिसेंट टाइम्स, राइट। बहुत ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट चाइना के अंदर होने लग रहा है। तो आई एम अ बेटिंग पर्सन, तो अगर मेरे को बेट लगानी है तो मैं कहाँ लगाऊंगा, मैं चाइना के ऊपर बेट लगाऊंगा कि चाइना के बारे में तैयारी करके हमारे को जाननी चाहिए। हमारा नेबर भी है, हमारा उसके साथ इश्यूज भी है, टॉपिक अभी तक आया नहीं है और न्यूज में भी बहुत ज्यादा है। तो एक ही टॉपिक अगर आपको निकाल कर दूं इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो मैं आपको चाइना निकाल कर दूंगा। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, राइट, तो रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में बात कर चुका है, वाटर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी के बारे में बात कर चुका है, इको टूरिज्म के बारे में बात कर चुका है। मेरा स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग ये है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज अ अम्ब्रेला टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसके बारे में डायरेक्टली बात यहाँ पर ज्यादा अभी तक करवाई नहीं गई है। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि उसके बारे में बात करवाई जा सकती है। एट द सेम टाइम जो है सॉइल हेल्थ एक बहुत ही उभरता हुआ इमर्जिंग टॉपिक है,
और वन हेल्थ, वो भी एक बहुत ही उभरता हुआ इमर्जिंग टॉपिक है, राइट। तो अगर आप ये 2-3 टॉपिक्स को तैयार करने के बारे में सोचते हैं, देन यू आर प्रोबेबली इन द राइट डायरेक्शन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं, उनका पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाता है। इसमें से कोई भी 2-3 को आपने आज भी तैयार कर लिया ना, तो वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। और साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको करना भी पड़ेगा शायद। साइबर क्राइम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, राइट, टेक्नोलॉजीज के प्रोज एंड कॉन्स, बून्स एंड बेन, राइट। तो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर, मतलब कोई नया कुछ नहीं करना। अब जैसे अगर साइंस से टेक्नोलॉजी में कुछ नया करना आप चाहते हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी को तैयार कर लीजिए, क्यों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप एज अ टॉपिक तैयार कर लीजिए, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा खेलती है दोस्तों, राइट। स्पेस के बारे में तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसके बारे में अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है, राइट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इस प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि ना केवल मैं आपको जेन्युइन टॉपिक्स जो पूछे गए हैं वो बताऊंगा, जो कि मैंने आपको बताए हैं, राइट। आगे क्या टॉपिक्स आ सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। और मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई ये कर रहा हूं, बट मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दोस्तों कि अगर आपने इन टॉपिक्स में से अच्छे 5-10 टॉपिक को चुन के सिलेक्ट कर लिया ना, तो आपका ऐसे का पेपर डन हो जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन नहीं होगी। अब हमारा जो अप्रोच है वो अप्रोच यही मेरे थॉट प्रोसेस के ऊपर बना है, जो हमारे कोर्सेज के अंदर आप देखते हैं कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज मैंने करवाया है। पावरफुल इंट्रोडक्शन क्या होता है और कैसे लिखा जाना चाहिए मैंने बताया है। मेन बॉडी ऑफ द ऐसे के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, उन्हें कैसे डेवलप करना चाहिए मेन बॉडी को, बताया है उसमें अंदर। ऐसे का कंक्लूजन कैसे लिखना है, बहुत सारे सैंपल्स बताए, मतलब हर चीज के अंदर इंट्रोडक्शन के सैंपल्स बता के कोर्सेज के अंदर मैंने बताया है कि सैंपल्स इंट्रोडक्शन कैसे लिखने हैं। मेन बॉडी के सैंपल दिखा दिखा के मैंने बताया कि मेन बॉडी कैसे लिखनी है। कंक्लूजन के सैंपल्स दिखा के मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन लिखने की कोशिश कैसे करनी है। एक बार आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कैसे लिखना है आपको समझाया, उसके बाद ऐसे नहीं कि आपको बोला कि चलो अभी लिख के दिखाओ, फिर उसके बाद कोई टॉपिक उठाया, उसके अंदर क्या प्रकार का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए जो काम आ सकता है, वो भी बताया कि हाँ देखो इस चीज को इंट्रो में लिख सकते हैं, इस चीज को बॉडी में लिख सकते हैं, इस चीज को कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ऐसे पूरा पूरा फॉर्डर मटेरियल का भी डिस्कशन करा है, बहुत सारे 2020 के टॉपिक्स का, बहुत सारे पीवाईक्यूज का। उसके बाद मॉडल एसेस का भी डिस्कशन करवाया है कि हाँ देखो ये मॉडल ऐसे है, ये इस प्रकार से लिखा गया है, ये इंट्रो है, ये बॉडी है, कंक्लूजन है, पूरा ऐसे पढ़ के बताया है कि देखो इसमें ऐसा लिखा गया है, ये वैल्यू एडिशन का कंपोनेंट है, इसके अंदर ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये चीज ऐसे खराब है, ये चीज ऐसे अच्छी हो सकती है, राइट। उसके बाद आपका ऐसे का टेस्ट होता है, उसका रिव्यू होता है, और तब जाके आपकी एग्जाम की रेडीनेस आती है दोस्तों। तो ये सारा का सारा अप्रोच आपकी तैयारी के लिए है, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारा अप्रोचेस बताए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बताई हैं, राइट, जिनका आप आज से फायदा उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप हमारे कोर्सेज के अंदर जुड़कर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ने के भी आप हमारे साथ कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, विच विल बी वेरी फ्रूटफुल, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वैल्यूएबल फॉर योर प्रिपरेशन दोस्तों। सो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, आप जहां पर भी है, जो भी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर से एक आइडिया मिल गया है कि हाँ ऐसे के चैलेंज को कैसे टैकल करना है, कैसे ओवरकम करना है। और आपके जो भी व्यूज है, रिव्यूज है, फीडबैक है, उसको हमारे साथ जरूर शेयर करिए। ऑलवेज हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर थॉट प्रोसेसेस आर। सो विद दिस विल ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड दोस्तों। आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर, आप विश्वास बनाए रखिए कि यू कैन गो इन द राइट डायरेक्शन एंड यू विल गो इन द राइट डायरेक्शन। विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ साथ अगर कंसिस्टेंट एफर्ट आ जाता है, सो यू कैन गो अहेड इन द राइट डायरेक्शन दोस्तों। कीप दिस इन माइंड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।